नमस्कार। आज हम बात करेंगे चंद्रमा 11th हाउस के बारे में। 11th हाउस जहां कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 11 नंबर की राशि लिखी गई है, यानी कि इस घर के मालिक कालपुरुष कुंडली के हिसाब से शनिदेव होते हैं। आपकी कुंडली में यहाँ पे कोई भी राशि हो, आपने यहाँ पर शनिदेव इस घर के कहीं ना कहीं मालिक हैं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली का अपना एक महत्व है और लाल किताब की कुंडली कालपुरुष के ऊपर ही आधारित है। तो यहाँ पर हमने शनिदेव जो है इस घर के मालिक कहे गए हैं और इस घर के कारक बृहस्पति देव हैं। बृहस्पति देव का टॉपिक था, उसमें हमने बताया था कि बृहस्पति देव किन किन घर के कारक हैं, पर कारक होने के बावजूद बृहस्पति देव को यहाँ पे मंदा ही माना गया है, अच्छी कंडीशन का नहीं माना गया है। तो यहाँ पर शनि देव का प्रभाव ज्यादा माना गया है। अब चंद्रमा बृहस्पति देव के मित्र हैं और शनि देव के शत्रु। अब ऐसी कंडीशन में चंद्रमा को यहाँ पर अशुभ माना गया है कि अच्छा फल नहीं देंगे, पर कुछ कंडीशन में शुभ फल भी प्रदान करेंगे। अब 11वां घर क्या है? 11वां घर हमारी आय का घर है, इसे आय भाव बोलते हैं। साथ ही ये हमारे बड़े भाई बहन की स्थिति को दर्शाता है और हमारी इच्छा पूर्ति। इच्छा पूर्ति से मतलब है कि हमारी जो डिजायर्स रहती हैं कि जीवन में हम जो सोचते हैं वो चीजें हमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, तो वो सब 11वें घर से ही देखा जाता है। अब 11वें घर के अंदर जो ग्रह बैठा है उसकी कंडीशन, प्लस इसका जो मालिक है उसकी कंडीशन, और साथ ही इसका जो कारक है उसकी कंडीशन, तीनों की कंडीशन देखनी होगी। अगर तीनों की कंडीशन उम्दा है, अच्छी है, तो 11वां घर के रिजल्ट बहुत अच्छे माने जाएंगे। ऐसे में व्यक्ति निश्चित तौर पर बहुत धन दौलत कमाता है, उसके बड़े भाई बहनों का सहयोग ऐसे व्यक्ति को हमेशा मिलता है, उनसे संबंध अच्छे होते हैं और उनकी हैसियत भी अच्छी होगी, वो भी जीवन के अंदर संपन्न होंगे। और साथ ही 11वें घर जो इच्छा पूर्ति का, तो ऐसे व्यक्ति जो जीवन में सोचेगा वो उसे प्राप्त भी जरूर होगा। तो 11वें घर से पहले हमने कुंडली के लगन भाव, जहां पे चंद्रमा के हमने कारक चीजों को भी डिस्कस किया था, तो कारक लगन भाव से लेकर कुंडली के 10th हाउस तक के बारे में, शुभ और अशुभ हालत के बारे में चर्चा की थी। तो 11वें घर के अंदर चंद्रमा को जनरली क्या कहा गया है? आपका सीफर, मंदा, यानी कि ऐसा चंद्रमा जिसका रिजल्ट 0 है, कोई रिजल्ट नहीं है, पर कुछ कंडीशन में यहाँ पे चंद्रमा को शुभ किया जा सकता है और उसके शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है? नेक हालत में शनि उम्दा। अब शनि अगर कुंडली में अच्छी कंडीशन में, क्योंकि शनि क्या है? 10वें और 11वें घर के मालिक। 10वां घर क्या है? हमारे कारोबार का, हमारे कैरियर का, और 11वां घर आय का। दोनों के मालिक कौन है? शनिदेव। कुंडली में शनिदेव कहीं भी अच्छी कंडीशन में है, जब शनिदेव का टॉपिक आएगा तब एग्जैक्टली जैसे हम यहाँ पे चंद्रमा की अच्छी और खराब कंडीशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसी तरह शनिदेव का एक लंबा टॉपिक है, वो शनिदेव का टॉपिक आएगा तो आपको एग्जैक्टली क्लियर होगा कि आपकी कुंडली में शनिदेव किस पोजीशन में है, और आप उनके लक्षणों के आधार पर भी समझ जाएंगे कि आपकी कुंडली में शनिदेव शुभ फल दे रहे हैं या अशुभ फल दे रहे हैं। अब यहाँ पे अगर शनिदेव कुंडली में अच्छी कंडीशन में है, जनरली शनिदेव कहाँ अच्छा फल देते हैं? 12th हाउस में, 10th हाउस में, 7th हाउस में, 9th हाउस में, 2nd हाउस में, बृहस्पति घरों में शनिदेव अच्छा फल देते हैं। तो अगर शनिदेव अच्छी कंडीशन में है या किसी भी हाउस में बैठकर किसी और वजह से खराब फल दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में खराब कहे जाएंगे। पर अगर अच्छी कंडीशन में है तो दूध की खैरात, ऐसे व्यक्ति अगर दूध को बांटता है, दूध की खैरात, दूध का दान करता है धर्म स्थान में, गरीबों में, तो कहा गया है दूध और पूत, यानी कि औलाद और माया, संतान के संबंध में और धन के संबंध में आपका बढ़ती होगी, यानी कि बहुत नेक फल प्राप्त होंगे। बृहस्पति उम्दा। अब बृहस्पति क्या है? इस घर के कारक। बृहस्पति कुंडली के अंदर कहीं भी हो, बृहस्पति जो कारक हैं कुंडली के अंदर, वो धन के कारक हैं। 2nd हाउस वो धन जो हम अपने पास जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं और यह विरासत से मिलता है, और 11वां घर का धन वो है जो पैसा आप जिंदगी में कमाते हैं, खुद अर्जित करते हैं। तो कुंडली के अंदर अगर बृहस्पति अच्छी कंडीशन में है, बृहस्पति कब अच्छी कंडीशन में है? आपका 12th हाउस में, 1st हाउस में, 2nd हाउस में, 3rd हाउस में, 4th हाउस में, 5th हाउस में। तो बृहस्पति का 8th हाउस में, 9th हाउस में, बृहस्पति के हमने कुंडली के 12 ही घरों के बारे में डिटेल में बता चुके हैं। आप अपनी कुंडली के अंदर बृहस्पति की पोजीशन जिस भी घर में बैठे हैं उस घर की वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं कि आपके बृहस्पति कुंडली में किस कंडीशन में है।
अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छी कंडीशन में और 11वें घर में चंद्रमा है, तब जर व दौलत उम्दा होगी, यानी कि जमीन जायदाद का सुख और धन दौलत बहुत अच्छी कंडीशन की होगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छी कंडीशन मानी जाएगी, क्योंकि कारक हैं इस घर के। अब शनि अच्छे और बृहस्पति अच्छे, तो निश्चित तौर पे इस घर के रिजल्ट अच्छे ही देखने को मिलेंगे। खाना नंबर 4 में सूरज प्लस बुध। अब सूरज और बुध दोनों, क्योंकि सूर्य प्लस बुध जो है बुध आदित्य योग बनाते हैं, तो 4th हाउस में बैठे हैं। 4th हाउस इसका है चंद्रमा का। चंद्रमा इस घर के कारक हैं, क्योंकि यहाँ पे कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 4 नंबर की राशि आती है। तो इस घर के मालिक भी चंद्रदेव हैं और इसके कारक भी। चंद्रमा के घर में जब सूर्य प्लस बुध बैठ जाएंगे तो ये घर अच्छी कंडीशन में आ जाएगा। तो चंद्रमा का फल कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो क्या कहा गया है, आमदन के ताल्लुक शांति, ऐसे व्यक्ति के काम धंधे में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती, जीवन में बड़ी सरलता से अपने काम धंधे करता है, किसी प्रकार की अशांति, किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े, डिस्प्यूट देखने को नहीं मिलते। माकूल कमाई का मालिक होगा, धन दौलत अच्छी कंडीशन में होगी, बहुत ज्यादा होगी। बुध 5 में, बुध अगर 5वें घर में है, ऐसी कंडीशन में रिश्तेदार व उम्र बल्कि दोनों जहां का असर उम्दा होगा, बहुत अच्छी कंडीशन है अगर बुध 5वें घर में है तो। वर्ष फल में चंद्रमा खान नंबर 1 या 2 में आए। अब 11वें घर का चंद्र जब कुंडली के अंदर वर्षफल क्या है इसके बारे में पहले ही बताया है कि हर साल जब आपका जन्मदिन आता है तो उस तिथि से अगला जन्मदिन आने के दिन तक का जो 1 साल का पीरियड है वो वर्षफल कहलाता है। आपके वर्षफल में उस साल अगर चंद्रमा, क्योंकि वर्षफल में चंद्रमा आपके मूव करते हैं, कुंडली में सारे प्लैनेट मूव करते हैं वर्षफल के अंदर, तो लगन भाव में अगर 11वें घर में है और वर्षफल में मूव करते हुए 1st हाउस में आ जाए या 2nd हाउस में आ जाए, तब अब 11 चंद्र का उत्तम फल होगा। अब चंद्रमा कैसी भी कंडीशन में 11वें घर में बैठा है, अगर वो वर्षफल के अंदर 1st हाउस में 2nd हाउस में आएगा, क्योंकि 1st हाउस के अंदर चंद्रमा बहुत अच्छा फल देते हैं, इनके मित्र ग्रह मंगल का घर है और सूर्य यहाँ उच्च के होते हैं, और 2nd हाउस में चंद्रमा खुद उच्च के होते हैं। तो अगर इन हाउसेस के अंदर चंद्रमा मूव करते हैं तो अब 11वें घर का चंद्रमा कैसी भी कंडीशन में हो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। औसतन 12 साल खूब धन आए। तो जब वर्षफल में चंद्रमा आएगा 1st हाउस में 2nd हाउस में, तो कहा गया है कि 12 साल तक उसके 1st हाउस 2nd हाउस में आने के 12 साल तक औसतन ऐसे व्यक्ति को धन की समस्या नहीं आती, धन वो खूब कमाता है। अब वर्षफल के अंदर चंद्रमा जनरली होता क्या है कि वर्षफल निकालने की विधि भी आपको आगे बताई जाएगी कि आप अपनी कुंडली के अंदर वर्षफल में कैसे चेक करें, कि हर साल का वर्षफल कैसे बनाया जाता है, उसकी पूरी विधि बताई जाएगी। पर यहाँ पे आप समझिए कि खाना नंबर 1 के अंदर वर्षफल के अंदर कौन कौन सी ईयर में आएगा। पहले साल, 23 साल, 36वें साल, 48वें साल, 57वें साल, 72वें साल और 54वें साल। और खाना नंबर 2 में चौथे साल, 17 साल किसमें, 27, 39, 55, 69, 81, 95, इन सालों में वर्षफल के अंदर चंद्रमा जो है 1st हाउस और 2nd हाउस में मूव करेगा। तब अगर 27 साल में करते हो, 27 साल से आगे अगले 12 साल तक का जो पीरियड है वो निश्चित तौर पे धन के संबंध में शुभ फल देगा। तो यहाँ पर ये कुछ कंडीशन थी जो इन कंडीशन में चंद्रमा शुभ फल दे सकते हैं। अब बात करते हैं अशुभ हालत के बारे में, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर जनरली अशुभ माने गए हैं, तो अशुभ कंडीशन ज्यादा है और उनकी क्या रेमेडी और क्या प्रिकॉशन बताई गई है उसके बारे में। 11वें घर के अंदर चंद्रमा केतु के फल को पूरी तरह बर्बाद करता है। केतु क्या है, हमारी औलाद का कारक। अब ऐसे में 11वें घर में चंद्रमा होंगे तो केतु का फल बर्बाद होगा, और केतु औलाद का कारक है, औलाद में भी लड़के का कारक, तो ऐसे व्यक्ति को लड़का नहीं होगा। और अगर लड़का हो जाए, क्योंकि कुंडली के अंदर हमने सूर्य बृहस्पति 2 ग्रह के इससे पहले टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, तो उनमें बताया था कि कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिनमें कहा गया है कि लड़का निश्चित तौर पे होगा। तो अगर किसी और प्लैनेट की कंडीशन के कारण उसे लड़का हो जाता है, तो ऐसे में माता की सेहत पर चंद्र का फल और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो माता की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और माता अंधी हो सकती है या उनकी नजर खराब हो सकती है अगर लड़का पैदा हो जाए उसके बाद। अब यहाँ पर
ऐसे व्यक्ति के रहते कहा गया कि माता के रहते, यानी जब तक माँ है तो औलाद नहीं होगी, और अगर औलाद हो जाएगी तो माँ नहीं रहेगी, यानी कि दोनों में से एक चीज पर बैड इफेक्ट आएगा। अब उसे अगर दादी देखे तो औलाद या दादी बेवा या बर्बाद हो जाए। ऐसे में अगर लड़का पैदा हो जाए, पोता पैदा हो जाए और उसे दादी देखे तो दादी जो है बेवा, यानी कि दादा की मृत्यु हो सकती है और दादी की आंखों पर बैड इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि चंद्रमा 11वें घर में बैठे हैं, 11वां घर शनि का है। यहाँ पर चंद्रमा को शनि खराब करते हैं, शनि का बैड इफेक्ट चंद्रमा पे आता है, और चंद्रमा जिन चीजों का कारक है उन पे बैड इफेक्ट आएगा, माता के और मन के। तो माता और शनि के नजर के कारक, तो माता की नजर पर बैड इफेक्ट आएगा। अब अगर ये इफेक्ट पहले ही आ चुका हो, लड़के के पैदा होने से पहले ही आ चुका है, यानी कि दादा की मृत्यु पहले ही हो चुकी है और दादी की नजर पहले ही खराब है या उनकी आईज आंखों की रोशनी नहीं है, ऐसे में लड़का जो है फिर कायम रहेगा, क्योंकि एक पे बैड इफेक्ट आना था, या तो औलाद पे या दादी पे। अब दादी में बैड इफेक्ट औलाद के पैदा होने से पहले आ चुका है, तो यहाँ पर लड़का जो है औलाद पे अब बैड इफेक्ट नहीं आएगा, लड़का कायम रहेगा। पर ऐसे में दोनों अगर इकट्ठे रहेंगे तो लड़का जो पोता है जब 12 साल का होगा, चंद्र की आयु या शनि की आयु 18 वर्ष, ऐसे में कहा गया है कि दोनों या दोनों में से एक नहीं रहेंगे, तो ये स्थिति खराब है। अब ऐसे में करना क्या है? करना यह है कि जब ऐसे व्यक्ति के बेटा पैदा हो किसी भी योग के कारण, तो बेटा पैदा हो तो दादी ने 43 दिन तक उस बेटे को, पोते को नहीं देखना है। एक तो ये करना है। दूसरा रेमेडी क्या बताई गई है कि आपके घर में जब हेड पंप है लगा होता है, उस हेड पंप के नीचे एक चबूतरा बना होता है, उस पत्थर के चबूतरे को दादी ने डेली पानी या दूध से धोना है, साफ करना है, ये करना है। इसके अलावा दादी ने अपने बाल और आंखों को दूध से धोना है। तीसरा, भैरव देव के मंदिर में दूध का दान करते रहना है। अब ये जब औलाद पैदा हो तो 43 दिन लगातार करना है, और 43 दिन लगातार करना है। अब ये 43 दिन लगातार जो करना है, किस दिन करना है, किस समय करना है, ये रेमेडी का एक शॉर्ट पोर्शन हमने पहले बनाया था इस पर वीडियो, तो आप उसमें जाके प्रॉपर वे में समझ सकते हैं कि रेमेडी को किस दिन करना है, कब स्टार्ट करना है, कब ब्रेक करना है, वो सारी चीजें वहां बताई गई हैं। तो 43 दिन लगातार करना है, और इसके अलावा फिर सप्ताह में एक बार भैरव देव के मंदिर में दूध देते रहना है। तो ये करते रहने से जो यहाँ पे बैड इफेक्ट दादी पे और पोते पे आने वाला है, वो बैड इफेक्ट नहीं आएगा। दूसरा, सोने के सुर्ख। अब यहाँ पे सोने के सुर्ख करके जो ये दूध में बुझाकर बताया गया है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? दूसरा उपाय है कि सोने की सुराखें, सलाखें जो हैं उन्हें गर्म करना और दूध में बुझाना है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? बेसिकली केतु हमारे बॉडी के अंदर गुप्तांग का कारक है। ऐसे व्यक्ति के जो औलाद पैदा नहीं होती है, तो बेसिकली केतु क्योंकि बर्बाद होता है और केतु हमारे गुप्तांग का कारक है, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। तो यहाँ पे उस समस्या को दूर करने के लिए बृहस्पति की मदद ली गई, बताई गई है। बृहस्पति क्या है? सोना। तो सोने की सलाखें गर्म करके सुर्ख लाल दूध में बुझानी है। दूध में बुझा के उस दूध को 11 दिन लगातार ऐसे व्यक्ति को पीना चाहिए। इससे औलाद होने के योग बनेंगे, केतु को सपोर्ट मिलेगी। इसके अलावा अगर किसी और ग्रह स्थिति के कारण कुंडली के अंदर दूध पीना मना किया गया है, तो ये काम आप पानी के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि दूध की जगह आप पानी में बुझाकर उस पानी का सेवन करें 11 दिन लगातार, तब भी यही रेमेडी होगी। इसके अलावा आप बृहस्पति की कारक जो स्वर्ण भस्म होती है उसका सेवन अगर करते हैं तो वो भी इस समस्या को खत्म करेगी। चंद्र प्लस बृहस्पति। अब चंद्रमा के साथ अगर 11वें घर में बृहस्पति देव आ जाए या किसी तरह से संबंध बना ले, संबंध कैसे बनेगा? अगर तीसरे घर में बैठ जाए, क्योंकि तीसरे घर से दृष्टि जाती है 11th हाउस पे, तो ऐसे में चंद्रमा को बृहस्पति का सपोर्ट मिल जाएगा। अब 11वें घर के अंदर जो बृहस्पति देव हैं, तो अकेले तो वो मंदे कहे गए हैं, उनका शुभ असर ज्यादा नहीं माना गया, पर चंद्रमा को साथ जब बैठ जाएंगे तो यहाँ पर दोनों के असर मंदे नहीं होंगे, शुभ असर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर कोई भी दुश्मन ग्रह, ना तो शनि को कोई बैड इफेक्ट आएगा या इनके साथ बैठे, तब भी इन दोनों के असर जो है वो खराब नहीं होंगे। अगर दोनों इकट्ठे बैठे हैं तो मजबूत पोजीशन में आ जाएंगे, तो किसी भी तरह से किसी दुश्मन ग्रह का इन पर कोई बैड इफेक्ट नहीं आएगा। शनि 3 में,
अब तीसरे घर में शनि आ जाएगा। देखिए तीसरे घर के अंदर शनि को पहले से ही मंदा कहा गया है, क्योंकि तीसरे घर का शनि आदमी को कंगाल बना देता है। अब तीसरे घर के अंदर शनि बैठ के जो चंद्रमा के दुश्मन है और यहां से दृष्टि जाएगी आपका 11th हाउस पे, तो आपका चंद्र को पूरी तरह खराब करेंगे, क्योंकि एक तो चंद्रमा शनि के घर में बैठ के पहले ही कमजोर हो रहे हैं, ऊपर से शनि की दृष्टि जाएगी तो और ज्यादा बैड इफेक्ट आएंगे। तो माता के लिए मंदे असर, धन की समस्या, क्योंकि तीसरे घर में शनि व्यक्ति को कंगाल बनाते हैं, तो यहाँ पर धन की समस्या देखने मिलेगी। तीसरा 11th हाउस भी बुरी तरह प्रभावित होगा। अब खान नंबर 3 मंदा, तीसरा हाउस खान नंबर 3 मंदा। अब मंदे से मतलब यह है कि यहां पर वो ग्रह बैठ जाएं जो यहां पर शुभ असर नहीं देते, जैसे बुध। अब बुध शनि ये यहाँ पे बैड इफेक्ट देते हैं। अगर खान नंबर 3 खराब हो रहा है या किसी भी और कंडीशन से यहाँ पे अच्छे ग्रह बैठे हैं जो यहाँ पे शुभ असर दे रहे हैं, पर वो कुंडली के अंदर और प्लैनेटरी और ग्रहों की पोजीशन के कारण, इफेक्ट के कारण खराब हो रहे हैं, तो जब यहाँ पे बैठा कोई भी ग्रह, चाहे वो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देता हो या खराब रिजल्ट देता हो, अगर वो खराब हो रहा होगा तो खान नंबर 3 खराब हो जाएगा, मंदा हो जाएगा। उस कंडीशन में कहा गया है कि बचपन मंदा, ऐसे व्यक्ति का बचपन जो है वो किसी गरीब के यहाँ ऐसा बच्चा पैदा होता है और उसका बचपन जो है वो गरीबियत की हालत में गुजरता है। अब यहाँ पर 5 बातें बताई गई हैं जिनकी प्रिकॉशन ऐसे व्यक्ति को अवश्य करनी है, अदरवाइज बहुत बुरे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। क्या? बुधवार के दिन अगर बहन या बेटी का जन्म हो तब काफी खराब कंडीशन हो जाएगी, या बुध की आशा, अब बुधवार के दिन बहन बेटी का जन्म हो जाए तो ये बैड इफेक्ट आएंगे। और अगर बुध की आशा क्या है? आपका गाने बजाने का सामान, रेडियो, घड़ी इत्यादि, ये इसके अलावा स्टेशनरी वगैरह या और कोई भी चीज जो बुध से संबंधित है वो चीज बुधवार के दिन घर लेके आएंगे, तो यहाँ पर काफी खराब कंडीशन देखने को मिलेगी, काफी बुरे इफेक्ट देखने को मिलेंगे, वो शुभ नहीं रहेगी। शुक्रवार को, अब शुक्रवार के दिन ऐसा व्यक्ति जिसके 11वें घर में चंद्रमा है वो शादी कर ले अपनी, या किसी रिश्तेदार की शादी शुक्रवार वाले के दिन हो, तो ऐसे में फिर जहर का काम होगा, फिर बैड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अब ऐसे में किसी दूसरे के यहाँ अगर शादी हो रही है तो ऐसे व्यक्ति को उस शादी में नहीं जाना है, और अपनी शादी तो शुक्रवार के दिन बिल्कुल नहीं करनी है अगर 11वें घर में चंद्रमा है। शनिवार के दिन मकान बनवाना, गिराना या मशीनी लकड़ी इत्यादि का काम। अब शनिवार के दिन शनि किन चीजों का रखे है? आपका मकान का, तो मकान बनवाना शुरू नहीं करना है, मकान खरीदना नहीं है बना बनाया, और मकान को अगर आपको गिरवाना हो तो शनिवार वाले दिन बिल्कुल नहीं करना। और इसके अलावा शनिवार के दिन आपने कोई भी शनि संबंधी चीज, लोहा, मशीनरी, लकड़ी या शनि संबंधी कोई काम शनिवार के दिन शुरू नहीं करना है। दान लेना या देना मुबारक नहीं होगा सुबह के समय, और केतु की आशा या कारोबार नुकसान देंगे। अब ऐसे व्यक्ति को जिसके 11वें घर में चंद्रमा है, दान न देना है न लेना है किसी से, किस समय? सुबह के समय, प्रातः काल को अवॉइड करना है। इसके अलावा केतु की आशा क्या है? बच्चों के खिलौने, टॉय, केतु से संबंधित कोई भी चीज, कुत्ता, ये नहीं लानी है। और इनका कारोबार, कई लोग डॉग्स पालन का काम करते हैं, कुत्ते पालते हैं, तो ये नहीं करना है, या खिलौनों का काम नहीं करना है। गुरु उपदेश सुनना, अब शाम के समय गुरु का उपदेश, क्योंकि शाम का समय क्या है? राहु की पक्की शाम कही गई है, तो शाम का जो वक्त होता है सूरज छुपने के बाद और रात्रि होने से पहले, वो राहु की पक्की शाम कही गई है, उस समय राहु का इफेक्ट देखने में मिलता है। तो ऐसे में बृहस्पति जो राहु के दुश्मन है, तो उपदेश, बृहस्पति उपदेश के हैं, बृहस्पति के उपदेश सुनना नहीं चाहिए ऐसे व्यक्ति को जिसके 11वें घर चंद्रमा है, और किसी तरह की धार्मिक पुस्तक वगैरह शाम के समय नहीं खरीदनी है। केतु 3, अब केतु अगर तीसरे घर में है तो केतु की भी दृष्टि कहां जाएगी? आपका चंद्रमा पे, जो चंद्रमा को ग्रहण लगाएंगे तो उसके लिए काफी मंदा असर आएगा, माल जल के नुकसान होंगे, धन दौलत सबकी नुकसान देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर अगर चंद्रमा 11वें घर में है तो कुछ प्रिकॉशन, कुछ रेमेडी भी बताई थी। अब फाइनली एक बार क्या रेमेडी करनी है? देखिए यहाँ पे अगर जब 11वें घर में चंद्रमा है और ऐसे व्यक्ति के अगर
उसकी पत्नी गर्भवती है, औलाद होने वाली है, तो उसे चाहिए कि वो अपनी माता को कहीं दूर भेज दे, किसी रिश्तेदार के या कहीं भी, ताकि बच्चा पैदा होने के वक्त उसकी माँ वहाँ अवेलेबल ना हो और 43 दिन बाद ही आए, और 43 दिन बाद आए तब ये चीजें थोड़ा सा ठीक की जा सकती हैं। दूसरा, अगर ऐसे व्यक्ति की पत्नी के कुंडली के अंदर भी 11वें घर में चंद्रमा ही हो, तब ऐसी कंडीशन में जो उसकी वाइफ है उसकी माता ने भी 43 दिन तक उस बच्चे को नहीं देखना है। ये काम अवश्य करना है, नहीं तो माता किसी की भी हो, पत्नी की अगर कुंडली में है तो उनकी माता पे, और अगर लड़के की कुंडली में तो है ही है, ये बात कर रहे हैं हम, तो उनकी माता पे बैड इफेक्ट देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। अब यहाँ पे एक उपाय और है, अगर माता की सेहत के किसी तरह का बैड इफेक्ट आए या ना भी आए और औलाद हो, तो ये रेमेडीज अवश्य करनी है। एक तो जो बताइए वो, दूसरा क्या, माता की मदद के लिए पेड़े। अब चंद्र के पेड़े, क्योंकि पेड़े किससे बनते हैं, खोए से, दूध से, चंद्र के पेड़े यानी कि पेड़े लेने हैं, या दूध या पेड़े में से कोई भी एक चीज, इतनी खुराक लेनी है कि एक आदमी खा सके। तो आपने करना क्या है कि 121 पेड़े या इतना दूध कि 11 आदमी के लिए पर्याप्त हो। 250 ग्राम दूध जनरली एक आदमी के लिए पर्याप्त होता है, तो उसे 11 आदमियों के लिए लेना है, और वो दूध या पेड़े बच्चों में बंटवा देने हैं। या तो दूध लेना है इतना कि 11 लोग आराम से पी सकें, या 121 पेड़े लेने हैं और वो बच्चों में बंटवाने हैं। अगर बंटवाने के लिए बच्चों में बांटने के समय कोई किसी तरह का वहम करे, तो वो आपने नदी में या दरिया में फेंकवा देने हैं, डाल देने हैं। तो यहाँ पे ये रेमेडी करने से माता के लिए जो बैड इफेक्ट देखने को मिलने वाले हैं औलाद पैदाइश के समय, उनसे आपका बचाव होगा। तो यहाँ पर आज हमने बात करी चंद्रमा 11th के समय आपका शुभ और अशुभ हालत और प्रिकॉशन साथ ही रेमेडी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चंद्रमा 12th हाउस, जहां पे बृहस्पति इस घर के मालिक हैं, क्योंकि यहाँ पर कारपुरुष कुंडली के हिसाब से 5 नंबर की राशि आती है और बृहस्पति यहाँ पे शुभ फल देते हैं, पर इस घर के कारक राहु हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा, राहु क्या है, चंद्रमा के दुश्मन। अब चंद्रमा को यहाँ पर शुभ नहीं माना गया है, तो यहाँ पर चंद्रमा किस तरह का बैड इफेक्ट देंगे और यहाँ पे कौन सी बेस्ट रेमेडी रेड बुक में बताई गई है जिनके द्वारा यहाँ बैठे चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को शुभ किया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।